तो नमस्कार सभी को। अभी जो लास्ट क्लास हुई है हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा है? मानव मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। अभी इन पे हमने एक आधा घंटे की एक अच्छी चर्चा हमने की और एक जो प्रश्न यदि इन पे आता है तो उसका जवाब देने की हमने कोशिश की। इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं आज अभी इस टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, वो क्या है कि मानव मूल्य जो है, ह्यूमन वैल्यूज जो है, वो कैसे सिखाई जा सकती हैं, या मानव मूल्यों को सिखाने की प्रक्रिया क्या प्रोसेस है मानव मूल्य सिखाने का। तो इसको हम अंग्रेजी में जो कहते हैं वो कहते हैं इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। इनकलकेशन क्या होता है? INCALCALCUTION, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। तो इनकलकेशन जो शब्द है वो इसके लिए चलता है, मानव मूल्यों को सिखाने के जो प्रोसेस होता है इसके लिए इनकलकेशन। ठीक है, तो शुरू करें कि जो मानव मूल्य हैं वो कैसे सिखाए जाते हैं, समाज कैसे सिखाता है। ये हमारे टॉपिक में है, स्पष्ट लिखा हुआ है, इस पे बहुत प्रश्न आते हैं। तो कौन कौन सिखाता है मानव मूल्य? मानव मूल्यों को सिखाने में किस किस का रोल है? तो रोल ऑफ फैमिली, सेकंड नंबर पे किसका रोल आता है और सबसे ज्यादा कहां पे बच्चा सीखता है? तो रोल ऑफ स्कूल। इसमें प्राइमरी स्कूल का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन ठीक है। नंबर 3 पे हम किसको रख सकते हैं? रोल ऑफ सोसाइटी। नंबर 4 पे किसको रख सकते हैं? रोल ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है कि अपना जो ग्रुप होता है ना, जो दोस्तों का जो ग्रुप है, गैंग जिसको कहते हैं, आपके 8-10 दोस्त होंगे, 4-5 दोस्त होंगे, उस प्रकार को, तो पीयर ग्रुप। और लास्ट में रोल ऑफ कॉलेज। रोल ऑफ कॉलेज आ गया। और फिर लास्ट में तो फिर वो रोल ऑफ ऑक्यूपेशन। फिर तो जीवन भर सीखता ही रहता है। वैसे मूल्य जो है वो हिसाब से एक निश्चित उम्र तक ही सीखे जाते हैं, उसके बाद मूल्य बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखे नहीं जा सकते। फिर तो थोड़ा बहुत ही कोई बदलाव होता है तो होता है, नहीं तो वो स्थिर हो जाते हैं। तो इसमें हम इंपोर्टेंट रूप से जो आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे तो क्या है? रोल ऑफ फैमिली है, रोल ऑफ स्कूल है, रोल ऑफ सोसाइटी है, और पीयर ग्रुप आप ले सकते हो। कॉलेज भी ले लेंगे, ऑक्यूपेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, जब हम इन सबको देखेंगे, मूल्यों को जो सिखाने की प्रक्रिया, इसको क्या क्या कहते हैं हम? मूल्यों को सिखाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सोशलाइजेशन, या सामाजिकरण। मूल्यों को सिखाने का जो प्रोसेस होता है, मूल्यों को सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन जो होता है वो कैसे किया जाता है? आपका रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यानी कि पुरस्कार और दंड, इनसे सिखाया जाता है। पहली ही जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था। अब क्या आएगा इसमें? तो हम मूल्यों को सिखाने की जो प्रक्रिया है, इन सबके सापेक्ष में जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कब सिखाते हैं, किस उम्र में। ये सभी की सभी कब सिखाते हैं? तो क्या देख लेंगे हम? किस उम्र में। तो एज, कौन सी एज में कौन सिखाता है, या कहां से ज्यादा बच्चा सीखता है मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, कौन सी उम्र में कहां से ज्यादा सीखता है। तो एज हो गई। मूल्य होने के बाद में क्या आएगा? आपका मेथड क्या होता है, कौन से मेथड अपनाते हैं, कौन से तरीकों से आपको सिखाते हैं, या आप कौन कौन से तरीकों से सीखते हैं। बात एक ही है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो कौन से तरीकों से सिखाते हैं, हम किस तरीके से सीखते हैं उसमें। तो एज होता है, मेथड होता है, और नेक्स्ट चीज हम क्या ले सकते हैं कि भाई कौन से मूल्य सीखे जाते हैं, विच वैल्यूज, कौन से जो वैल्यूज हैं वो कहां से
हम और कब सीखते हैं, ये भी इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। उनका प्रभाव हम पे क्या पड़ता है, इफेक्ट हम पे मतलब मनुष्य पे, मानव पे, बच्चे पे, प्रभाव उस पे किसका पड़ेगा, क्या रहेगा, और प्रभाव या प्रभाव को हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट या परिणाम। इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज इज नॉन एज सोशलाइजेशन। और जो सोशलाइजेशन है उसके दो मेथड माने जाते हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जो इसमें रोल किस किस का होता है, फैमिली का होता है, आपके प्राइमरी स्कूल का या स्कूल का होता है, सोसाइटी का होता है, आपके पीयर ग्रुप का होता है, आपके कॉलेज का होता है, आपके ऑक्यूपेशन का होता है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, मूल्यों की जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, जो मूल्यों की तीव्रता है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि जितनी जल्दी हम जो मूल्य सीखेंगे वो ज्यादा स्थायी होंगे, और जितना लेट हम सीखेंगे उनके स्थायी होने की संभावना उतनी कम होती है, या बदलने की संभावना कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करें, और शुरू हम किससे करेंगे, रोल ऑफ फैमिली से। यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछें यार, सवाल तो पूछते रहा करो ना यार, ऐसे क्या है। तो बताओ रोल ऑफ फैमिली क्या हो सकती है, रोल ऑफ फैमिली क्या हो सकता है, रोल का ना, रोल, रोल प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ है यार, क्या करें, क्या करें, सीखो, गड़बड़ है तो और क्या है। चलिए, रोल ऑफ फैमिली यानी कि रोल ऑफ फैमिली को क्या कहेंगे, परिवार की भूमिका, परिवार की भूमिका। क्या है परिवार की भूमिका, तो सबसे पहली भूमिका तो मैंने आपको क्या बताई, एज, उम्र बताई, कब, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कब। एक तो बात यह है कि सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो ये कि बच्चे कब, किस उम्र से सीखना शुरू करते हैं। क्या गर्भावस्था से ही सीखना शुरू कर देते हैं, जन्म के बाद सीखना शुरू करते हैं, जन्म के कितने दिनों के बाद सीखना शुरू करते हैं, तो ये सब है। तो इस पर थोड़ा सा एक विवाद वाली बात भी है। जैसे भारतीय जो कहानियां चलती हैं, जैसे आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, तो कहते हैं कि जब वो गर्भ में थे तभी उन्होंने क्या किया था, वो चक्र भी तोड़ना सीख लिया था। तो उन्होंने अंदर जाना तो सीख लिया, लेकिन उनकी मां सो गई। जब बाहर कैसे निकलते हैं ये आ रहा था तब तक, तो अभिमन्यु सीख नहीं पाया। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना तो जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि उसके जो गुरु थे वो कृष्ण थे, और कृष्ण ने ही उसको सिखाया था, तो कृष्ण ने उसको चक्रव्यूह में अंदर जाना तो सिखाया, चक्रव्यूह को भेदना तो सिखाया, बाहर निकलना नहीं सिखाया था। अब कुछ दूसरे लोग क्या क्या कहते हैं कि कृष्ण को चूंकि सब कुछ पता था, भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए उन्होंने उसको बाहर निकलना नहीं बताया था। तो दोनों तरह की कहानियां चलती हैं, जो भी आप जिस तरीके से भी, जो जिस भी चीज में आपकी आस्था हो, जिसमें भी भरोसा हो, उसके हिसाब से। और भी कई सारे लोग मानते हैं कि भाई जैसे कि वो लात मारता है, जैसे आपने ऑल इज वेल मूवी देखी होगी, या फिर आपने अपने आसपास आपकी कोई भाभी हो, चाची हो, तो आप मौसी हो, कोई भी हो, तो कहीं सुना ही होगा कि बच्चे पेट में लात मारते हैं। या कई बार वो किसी कोई खास बात सुन करके, या कोई खास गाना सुन करके, या खास आवाज सुन करके लात मारते हैं। तो ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसा मानते भी। हम जो शुरू करने वाले हैं तो हम उसको लेकर के नहीं आएंगे बीच में। देखिए, जो एथिक्स की दुनिया में जो बातें चलती हैं वो क्या चलती है कि भाई 0 से 6 माह तक तो बच्चा कुछ नहीं सीखता। इनफैक्ट 0 से 6 महीने का बच्चा तो खुद से भी परिचित नहीं होता, वो सेल्फ के कॉन्सेप्ट से भी परिचित नहीं होता कि वो खुद भी कोई चीज है। तो 0 से 6 महीने में तो वो कुछ भी नहीं सीखता है। तो कब सीखना शुरू करता है, 6 माह के बाद। अब 6 माह से जब तक वो फैमिली में रहेगा तब तक सीखेगा, और परिवार से 3 साल आप मान लो, क्योंकि अब तो क्या आने लग गए,
प्ले स्कूल आने लग गए तो बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। तो 6 माह से और 3 साल तक केवल किससे सीखता है? ओनली फैमिली से सीखता है, केवल परिवार से सीखता है। वो एक जोक चलता है कि कोई एक व्यक्ति था, मम्मी थी अपने बच्चे को छोड़ने जा रही थी स्कूल में, बहुत छोटा बच्चा था, 2-2.5 साल का। तो उसने पूछा कि राजस्थानी में कहावत चलती है कि इतने छोटे बच्चे को स्कूल ले जा रहे हो, इतनी जल्दी एडमिशन करवा रहे हो क्या? उसने कहा हाँ, हम क्या करें, सरकार ने कहा है। बोले क्या कहा है सरकार ने? कि सरकार ने कहा है कि दूसरा बच्चा कद जब पहला स्कूल जाने लगे, जद या तब, ये जो भी है, यानी कि दूसरा बच्चा कब करना है? जब पहला स्कूल जाने लगे। तो ये एक जोक चलता है, ठीक है। तो 3 साल तक क्या क्या सीख सकता है बच्चा? अब जीरो हमने क्या बताया कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक केवल कहां से सीखता है? परिवार से सीखता है। 3 साल से हम ये मानते हैं कि वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो 3 साल से लेकर के और लगभग 13 साल तक या 14 साल तक, 13 या 14 साल तक वो किससे सीखेगा? फैमिली से सीखेगा, परिवार से सीख रहा है, फैमिली से सीख रहा है। फैमिली के साथ में किससे सीख रहा है? स्कूल से सीख रहा है, फैमिली से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, और उस उम्र में और किससे सीख रहा है? उसके पीयर ग्रुप से सीख रहा है, दोस्तों से सीख रहा है। जैसे ही वो कैसा होता है, 14 या 15 साल का होता है, तो बच्चा तो 16 साल तक लगभग स्कूल में रहता है, तो 14-15 से लेकर के और जो ऊपर की जो उम्र उसकी रहेगी, जैसे 21 साल तक कर लो, तो वो कहां सीखेगा? इसमें स्कूल भी आ जाएगा, इसमें कॉलेज आ जाएगा प्रमुख रूप से, इसके बाद में उसका पीयर ग्रुप आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? उसका पीयर ग्रुप आ जाएगा। और इसके बाद में वो कहां से सीखता है? अपने ऑक्यूपेशन से। और यहां पे सोसाइटी भी शामिल है ही, और सोसाइटी यहां पे भी शामिल है ना, यहां फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप और सोसाइटी, और यहां पे भी सोसाइटी। इस तरीके से मूल्य जो है वो जीवन भर सीखता रहता है। लेकिन जो मूल्य जितनी जल्दी सीखे जाते हैं वो उतने ही ज्यादा स्थायी होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो मूल्य सीखने की जो मेन एज है ना, मुख्य आयु जो है ना, वो कितनी है? 6 साल है, 6 ईयर है। कि वो मूल्य कब तक सीखता है? 6 साल तक जो मूल्य सीखता है वो उसके अंदर बहुत गहरे बस जाते हैं, बहुत गहरे तक समा जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। परिवार का क्या रोल है? अब देखिए, 6 साल तक सीख जाते हैं। तो एक गांधी जी का उदाहरण लेते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ये कह के गए हैं, मेरी 2 माँ हैं। एक तो मेरी खुद की माँ है, जिनका नाम क्या है? पुतली बाई। और पुतली बाई का नाम कौन नहीं बता पाया था? पता है आपको? मुन्ना बाई। उसी से पकड़ा गया था वो। और उनकी दूसरी जो माँ है वो क्या कहते हैं? मेरी माँ दूसरी कौन है? गीता है। गीता कौन? भगवत गीता। तो वो कहते हैं कि मुझ पर इन दोनों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और वास्तविकता में गांधी जी के पूरे जीवन में ये प्रभाव उन पर देखने को मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते हैं, ठीक है, कलाम साहब का नाम ले लेते हैं। कलाम साहब का भी कहना था कि मेरी माँ का और मेरे प्राइमरी टीचर्स का मुझ पर बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव पड़ा है। एक तो मेरी माँ का और दूसरा मेरे प्राइमरी टीचर्स का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम है जॉन बॉबली। जॉन बॉबली। उन्होंने अपराधियों पर अनुसंधान किए, अपराधियों पर रिसर्च की, और लंबी चौड़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये बताया, अपराधियों पर उन्होंने रिसर्च की कि जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, जिन बच्चों को बचपन में किसका प्यार नहीं मिलता? माँ का प्यार नहीं मिलता। खासकर बाप तो खैर प्यार कम ही करता है,
ठीक है, ठुकाई पिटाई सुताई ज्यादा करता है, मतलब दिखता कम है, कहने का मतलब, हो सकता है करता भी हो, अमूमन दिखता नहीं है। तो जिन अपराधियों को बचपन में या जिन बच्चों को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला होता, उनके अपराधी बनने की संभावना ज्यादा होती है। उनके अपराधी बनने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। ये किसने कहा? जॉन बॉबली एक जो है वो रिसर्चर हुए, एक अनुसंधान करता हुए, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी कौन है अपराधी हैं जिनको बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला होता, उनके अपराधी बनने की जो संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। और उन्होंने क्या कहा, देखिए एक टर्म होती है, एक शब्द उन्होंने कहा रेसिडिविज्म, RECIDIVISM, ठीक है, रेसिडिविज्म। ये क्या होता है? बार बार अपराध करने वाला, अपराध की बारंबारता, ठीक है, अपराध की बारंबारता। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जेल में थे, जेल से फिर बाहर आए, बारंबारता, जेल से बाहर आते फिर दोबारा से उन्होंने कुछ क्राइम किया, फिर जेल में चले गए, फिर बाहर आए, फिर क्राइम किया, फिर जेल में चले गए। तो उनको क्या कहते हैं? रेसिडिविज्म या रेसिडिविस्ट कह देते हैं ना। ऐसे लोग जो होते हैं उनको जॉन बाउली ने क्या कहा? इनको बचपन में माँ का प्यार बिल्कुल नहीं मिला होता, बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला होता। एक दूसरी बात और इसमें आती है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन बच्चों के पिता बहुत ज्यादा अनुशासन उन पर निर्धारित करते हैं, जिन बच्चों पर उनके पिताजी बहुत ज्यादा अनुशासन रखते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा अथॉरिटेरियन हो जाते हैं कि एक तरीके से हिटलर की तरह हो जाते हैं। जैसे युवराज सिंह ने अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि माय फादर वाज लाइक ए हिटलर, कि वो मुझको जबरदस्ती खिलाते थे, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में बिल्कुल भी, लेकिन मुझे जबरदस्ती ट्रेनिंग करवाते थे, रात रात भर मेरे को ट्रेनिंग करवाते थे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं करता था। तो जो बच्चे बहुत पिता की अथॉरिटी जिन पे बहुत ज्यादा होती है ना, कई बार वो क्या कर देते हैं, पिता की अथॉरिटी से नाराज होके, पिता के अनुशासन, पिता के नियमों से गुस्से में आकर के नियमों को तोड़ने वाले ही बन जाते हैं। ऐसे बच्चों के भी अपराधी बनने की संभावना कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो क्या कर रहे हैं कि पिता की अथॉरिटी, पिता के अनुशासन, पिता की अथॉरिटी से नाराज होके, अथॉरिटी से नाराज होकर के ऑल अथॉरिटीज से क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं, सभी कानूनों से विद्रोह कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनके अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से देखिए एक और चीज होती है, जैसे अमीर लोग होते हैं, जॉन बॉबली ने जो एक बात कही उसी में मैं बता देता हूं, मैं यहां से मिटा देता हूं ना, बहुत ज्यादा इस पे भीड़भाड़ सी हो गई है। एक चीज जो आती है, उन्होंने ये बात साबित की, और उन्होंने यही कहा कि जो ज्यादातर जो अपराधी रहेंगे ना, वो क्या आते हैं? निम्न वर्ग से आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो रेसिडिविज्म जो रहेंगे ये निम्न वर्ग से ज्यादा क्यों आते हैं? ऐसी क्या खास बात है? मैं किसी पूर्वाग्रह के बाद के सिद्धांत पे नहीं बता रहा, ये जो कह के गए वही बता रहा हूं। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, एक बात तो यह है कि अमीर वर्ग के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो उनके बचने की संभावना ज्यादा है। ऐसा नहीं कि अमीर वर्ग जो है या उच्च वर्ग जो है वो क्राइम नहीं करता, वो भी करता है, पर उनके क्राइम अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक बस के कंडक्टर का क्राइम दिखेगा, वो रिश्वत लेते हुए कि टिकट नहीं बनाई, लेकिन उसका क्राइम नहीं दिखेगा जो बहुत ऊंची पोस्ट पे किसी रोडवेज में है, और उसने क्या कर दी है, कोई बस खरीदनी थी, बस खरीदने में उसने क्या कर ली, कुछ कमीशन खा लिया। जैसे कि मान लो 100 बस खरीदी जानी थी, हाई फाई बस खरीदी जानी थी, और उसने 1%, 0.5%, 2%, 3% का कमीशन खा लिया, तो वो दिखेगा ही नहीं। दूसरी बात, वो प्रत्यक्ष रूप से किसी को प्रभावित भी नहीं करता है, उच्च वर्ग का करप्शन है। जैसे यदि कोई एमपी है या एमएलए है
और वो डीएम के साथ मिलकर के करप्शन कर रहा है मान लो। अब जब कोई डीएम करप्शन कर रहा है या विधायक दोनों मिलकर के करप्शन कर रहे हैं या डीएम और ठेकेदार मिलकर करप्शन कर रहे हैं, तो 1% 2% का करप्शन करेंगे और क्या करेंगे, सड़क बना दी, पुल बना दी, तो वो दिखेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति पे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे रोड बनाई, रोड टूट गई, तो एक आदमी थोड़ी कोई एफआईआर दर्ज कराने जाएगा कि भाई मेरा शोषण हुआ है, नहीं जाएगा कोई भी। दूसरी बात यह भी है कि इनके पास बचने के तरीके खूब जा रहे हैं, हाई फाई तरीके से ये करेंगे। तो एक तो रीजन तो वो है ही है। जो माँ के संबंध में जो जॉन बावली का जो कहना था वो क्या था कि देखिए, अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गरीब वर्ग से उनका परिवार भी छीन लेते हैं। कैसे छीनते हैं गरीब वर्ग का? देखिए, निम्न वर्ग की जो महिला रहेगी वो मेड का काम कर रही है। कहां पे काम कर रही है? हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में। तो एक बच्चा है हाई सोसाइटी में, उसको अपनी माँ का प्यार भी मिल रहा है, अपने बाप का प्यार भी मिल रहा है, साथ में उसके घर में मेड है, उसका प्यार भी मिल रहा है उसको, उसके घर में और कोई दूसरे हेल्पर है, उनका भी प्यार उनको मिल रहा है, वो भी सब उसको छोटे सरकार, छोटे बाबू, जाने क्या क्या कहेंगे, सबका प्यार मिल रहा है। तो इस तरीके से, और यहाँ के जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, इनकी माँ तो अपने बच्चे को छोड़ करके वहां गई है, इनका बाप अपने बच्चे को छोड़ करके काम पे गया हुआ है, तो इनका जो बच्चा रहेगा उसको माँ बाप का प्यार ही नहीं मिल पा रहा। इसीलिए इनके कहते भाई अमीर वर्ग जो होता है वो निम्न वर्ग से उसका क्या छीन लेता है, परिवार भी छीन लेता है। क्या छीन लेता है? परिवार भी छीन लेता है। दूसरी बात क्या होती है, इनके पास संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी होती है, और चूंकि अपराध क्या करेंगे, चोरी कर लिया। किस तरीके का अपराध करेंगे? चोरी कर ली, या ऐसा कोई तरीका जिससे पैसे कमा सके बेचारे, जैसे कि सामान इधर उधर करना है, और ऐसा कुछ छोटा मोटा करेंगे तो वो दिखेगा, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ होगा। तो ये किसका कहना था? जॉन बावली का कहना था। चलिए, माँ का रोल समझ में आया। तो माँ का रोल सबसे ज्यादा है, किसी भी बच्चे के जो भी मूल्य हैं उनको सिखाने में किसका रोल सबसे ज्यादा है? माँ का रोल सबसे ज्यादा है। वो एक कहावत है ना कि भाई, आप सोशल मीडिया पे जो चलता है कि भाई माँ बाप के जाने के बाद जो उनके बेटे बेटी हैं उन सबको आपस में बैठना चाहिए, किसी की हंसी में बाप मुस्कुराता दिखाई देगा तो किसी में माँ। तो वो है। आगे देखिए, अब तरीके क्या क्या अपनाते हैं, किस उम्र में सीखते हैं, वो तो हमने देख लिया। तरीके क्या अपनाता है, फैमिली क्या तरीके अपनाती है, परिवार कैसे मूल्य सिखाता है, या माँ किस तरीके से अपनाती है। तो तरीके क्या होते हैं, मेथड्स। क्या तरीके में अपनाएगी? जैसे बहुत ही एक घटिया तरीका मूल्य सिखाने का है, जो सबसे निम्न कोटि का तरीका माना जाता है, वो क्या है? उपदेश देना। वो क्या है? ज्ञान देना। जैसे आप मेरे को बताओ, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है? आप में से कोई भी एक भी बंदा ऐसा है जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला? कोई भी लड़का या लड़की, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने जीवन में कोई छोटा झूठ भी ना बोला हो। क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने आज तक कभी गाली नहीं दी? कोई भी लड़का या लड़की, शायद ही आप में से कोई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिखाया गया है ना आपको, वो कैसे सिखाया गया? उपदेश से सिखाया गया, ज्ञान से सिखाया गया। जबकि एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम क्या है? एल्बर्ट बांदुरा। ये क्या थ्योरी दे करके गए? ये कहते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, यानी कि अवलोकन से सीखते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? अवलोकन से सीखते हैं। बच्चे माँ बाप को जो करते हुए देखते हैं ना, वही सीखते हैं। माँ बाप जो बोलते हैं वो नहीं सीखते बच्चे, माँ बाप जो करते हैं वो सीखते हैं। ये किसने कई बात कही? एल्बर्ट बांदुरा कौन थे? तो ये कनाडाई मूल के व्यक्ति थे और अमेरिका में, यूएसए में बस गए थे, और ये साइकोलॉजिस्ट थे। एजुकेशनल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तब इनका नाम खूब आता है, शिक्षा मनोविज्ञान में इनका नाम
बहुत ज्यादा था। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके से सोशल साइकोलॉजी का छोटा सा रूप, सोशोलॉजी और सोशल और वो क्या कहते हैं, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, यानी कि सोशल साइकोलॉजी का मिश्रित रूप अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये बात अल्बर्ट बांडुरा कह के गया। अल्बर्ट बांडुरा ने एक प्रयोग किया, उसने एक डॉल थी, उस डॉल पे उसने प्रयोग किए। उसने देखा, कुछ बड़े लोगों से कहा कि तुम इस डॉल के साथ में क्या करो, हिंसा करो। और बच्चों को केवल दिखाया गया, कुछ बताया नहीं गया, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया। जब बच्चों ने ये देखा, पहले वो उसके साथ आराम से रह रहे थे डॉल के साथ, लेकिन जब उसने बड़ों को देखा कि वो डॉल के साथ में हिंसा कर रहे हैं, आक्रामक बिहेवियर कर रहे हैं, तो बच्चों ने भी डॉल के साथ कैसा किया, आक्रामक बिहेवियर किया। तो अल्बर्ट बांदुरा ने साबित किया रिसर्चों से कि बच्चे सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, यानी कि देख करके सीखते हैं। और क्या करते हैं बच्चे, अवलोकन से सीखते हैं और अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण क्या होता है, इमिटेशन। आपने देखा है कभी बच्चे जो है वो माँ बाप की तरह बनने की कोशिश करते हैं। छोटा बच्चा रहेगा, बाप की तरह बनने की कोशिश करेगा, जैसे बाप है उसकी तरह काम कर, उसी तरीके से बोलेगा। एक दूसरा बच्चा माँ की तरह बिहेव करेगा, कोई दादा की तरह बिहेव करेगा। वो क्या कर रहे हैं, अनुकरण सीख रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुकरण, इमिटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इमिटेशन। तो बच्चे किससे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से और इमिटेशन से। इनका ये जो सिद्धांत है अल्बर्ट बांदुरा का, ये कौन सा सिद्धांत कहा जाता है इनका, अवलोकन का सिद्धांत, है ना। अवलोकन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसको और क्या कह सकते हैं हम, सोशल लर्निंग। वैसे सोशल लर्निंग है नहीं, हाँ ठीक है, सोशल लर्निंग भी आप कह तो सकते हो, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग कैसे करते हैं बच्चे, ऑब्जर्वेशन से और इमिटेशन से, ये उन्होंने बताया। इसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कह सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो तरीके क्या देते हैं, उपदेश सीखते हैं, ज्ञान से सीखते हैं। लेकिन बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे वो नहीं सीखते जो माँ बाप कह रहे हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो माँ बाप कर रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि परिवार जो है वहां से कौन से मूल्य सीखे जाते हैं। परिवार से कौन कौन से मूल्य सीखे जाते हैं, कौन कौन से। तो परिवार से कौन से मूल्य सिखाते हैं परिवार में, या परिवार में रहकर बच्चे कौन कौन सा मूल्य सीखते हैं। तो परिवार में क्या होता है ना, बच्चे बहुत ही जो बेसिक जो मूल्य हैं वो सीखते हैं। जैसे कि हिंदी मीडियम में एक डायलॉग था ना, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। तो सबसे पहला मूल्य क्या सिखाया जाता है, बांट करके खाना। छोटा बच्चा होता है ना, वो शेयर नहीं कर सकता अपनी चीजें, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बच्चे की गोद में, छोटे बच्चे की मम्मी की गोद में कोई दूसरा बच्चा आ जाए, छोटे बच्चे से बर्दाश्त नहीं होगा, वो रोना शुरू कर देगा तुरंत। जिस खिलौने को छोटे बच्चा कितने महीनों से देख भी नहीं रहा था, कचरे में पड़ा था, यदि कोई रिश्तेदार का बच्चा आ गया, कोई दूसरा बच्चा आ गया, कोई पड़ोस का बच्चा आ गया, उसने उसको टच कर दिया ना, वो तुरंत रो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनकी मान लो कि कोई चिप्स की पैकेट है, जो क्या कहते हैं वेफर्स की जो पैकेट है, या कोई खाने की और कोई चीज है, उसको छू भी लिया तो भी रो देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे रहेंगे, मम्मी को भी टच कर दिया तो भी रो जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने, या किसी सामान को किसी ने टच भी कर दिया तो भी रो जाएंगे। तो वो शेयरिंग नहीं जानते। तो छोटे बच्चों को सबसे पहला मूल्य जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं। छोटे बच्चों को दूसरी चीज जो परिवार में सिखाई जाती है वो क्या सिखाई जाती है, सम्मान करना। छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता, वो दूसरा आदमी कोई गोद में लेगा, उसकी मूछें खींच लेगा, उसके जो है वो चश्मे छीन लेगा, उसकी गोद में चढ़ जाएगा, उसके सिर पे चढ़ जाएगा, हो सकता है उसमें थप्पड़ भी मार दे। छोटे बच्चे को नहीं पता होता। तो छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं, सम्मान करना सिखाते हैं कि नहीं बेटा, दादाजी से ऐसे नहीं बोलते, दादाजी हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, पापा हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारे चाचा हैं। क्योंकि छोटे मूल्य को तो छोटे बच्चे को तो पता नहीं ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटा बच्चा जो होता है वो ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, वो निर्नैतिक होता है।
उसको पता ही नहीं है, तो उसको सम्मान करना सिखाएंगे। और क्या सिखाएंगे? उसको केयर करना, कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसे करते, नहीं बेटा वो परेशान है, उनको परेशान नहीं करते, नहीं बेटा छोटे भैया पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। तो केयर करना सिखाते हैं। लेकिन क्या परिवार से बच्चा हमेशा अच्छे ही मूल्य सीखता है? दूसरे मूल्य भी सीखता है, जैसे कि और कौन कौन से मूल्य सीखता है? नकारात्मक मूल्य कौन कौन से सीखता है? जातिवाद, नस्ल भेद, नस्लवाद, नस्लवाद को ही रंग भेद भी कह सकते हैं ना, एक ही बात होती है। रंग भेद सीख सकता है। और क्या सीखता है वो? सांप्रदायिकता सीख लेगा। इसके बाद लिंग भेद सीख जाएगा। छी लड़की, लड़की ने टच कर दिया तेरे को, इस तरह की बातें सिखा देंगे उसको, है ना। जातिवाद सिखा देंगे, नहीं बेटा उनसे दूर नहीं रहते, हम तो बेटा उनके साथ खाना नहीं खाते हम, वो नीचे लोग हैं, हम ऊपर हैं, हम बहुत ऊंचे लोग हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते बेटा। तो क्या सिखा रहे हैं? जातिवाद सिखा रहे हैं, रंग भेद सिखा देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से ही सिखा देंगे, सांप्रदायिकता सिखा देंगे। जैसे मान लो आप कहीं भी गए और आपको किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति दिख गया, तो आपने अपने बच्चों को क्या कर लिया? अपने आप, नहीं बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये लोग आ रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा। बच्चा क्या कर लेगा? अपने आप सीख जाएगा। तो और भी कई सारी, जैसे रंग भेद सिखाएंगे, बचपन से ही सिखाएंगे। बचपन से कैसे सिखाते हैं रंग भेद? बच्चों को गोरा करने की कोशिश करते रहेंगे, क्रीम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे और गोरा, मेरा गोरा बेटा, मेरा राजा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। उसको सुंदरता सिखाई देंगे, और सुंदरता भी उसके रंग से उसको साबित कर देंगे। ठीक है, देख इसने छू लिया तो काला हो गया, देख तू काला हो गया, ऐसे करके। और क्रीम क्रीम पोतेंगे उसको, और सुंदर दिखाने की कोशिश करेंगे, गोरा करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? रंग भेदी धीरे धीरे समय के साथ अपने आप ही होता चला जाएगा। और क्या सीख जाता है वो? रूढ़िवादिता सीख जाता है, कि जो है वही है, वही ऐसे ही होता है यार, ये तो लोग तो ऐसे ही होते हैं, फलाना जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, फलाने समाज के लोग ऐसे ही होते हैं, फलाने धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। ये सब कैसे सीखेगा वो? अप्रत्यक्ष रूप से सीखेगा। डायरेक्ट नहीं सिखा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये सारी की सारी चीजें भी माँ बाप क्या कर देते हैं? बच्चों को सिखा रहे। जब परिवार में कोई काम होता है, कई बार बच्चे से भी नहीं कहते कि तू काला या गोरा है, लेकिन किसी और से कहते हैं क्रीम लगा ले, थोड़ा अच्छा तो भी दिखेगा। अरे यार बहुत काली काली फोटो आ रही है यार, थोड़ा बढ़िया सा लेना सेल्फी, थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए गोरी वाली। जब अप्रत्यक्ष रूप से जो चीज सिखाई जाती है ना, उसको मनोविज्ञान की दृष्टि में क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, CLASSICAL, क्लासिकल कंडीशनिंग, CONDI कंडीशनिंग। तो इवान पावलव नाम के एक, IVAN, इवान पावलव, तो एजुकेशन साइकोलॉजी में इनका भी नाम खूब आता है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो बहुत ही क्लासिकल ही है, इसका नाम भी क्लासिकल है, इसका हिंदी अनुवाद भी क्लासिकल है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन। पता नहीं शास्त्रीय संगीत है क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग सही ज्यादा होता है। इवान पावलव, तो इन्होंने क्या किया कि भाई कुत्ते पे प्रयोग किए कि पहले घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद कुत्ते को खाना दिया, 3-4 दिन लगातार ऐसा किया, कुछ दिनों के बाद खाना देखते ही उसके मुंह में लहर आ जाती थी। कुछ दिनों के बाद में घंटी बजाई, घंटी बजते ही उसके मुंह में लहर आना शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि अब जो है वो घंटी बजते ही क्या हो जाएगा? खाना मिलेगा मेरे को। इसको क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को सिखा देना। देखो, एक होता है स्टिमुलस, STIMULAS, स्टिमुलस, एक होता है रेस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक, एक होता है आपका प्रतिक्रिया। जब किसी भी चीज से कोई स्टिमुलस मिलता है तो व्यक्ति क्या कर देता है? उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, उसके प्रति क्या करता है? रेस्पॉन्स करता है।
तो घंटी बजाना स्टिमुलस दिया गया और रेस्पॉन्स कर दिया गया। बच्चे के लिए स्टिमुलस क्या होता है यहाँ पे? बच्चे के लिए स्टिमुलस क्या है कि सेल्फी बढ़िया आनी चाहिए, अरे यार फोटो बढ़िया खींचना है यार एकदम, ठीक है, नहीं यार ये कपड़े में जो है ना तू बढ़िया नहीं लग रहा। या फिर और भी जैसे किसी धर्म के लोग पास में आ रहे हैं, उनको देख करके आप हमेशा कर देते हो। जैसे किसी विशेष धर्म का त्योहार आया और आप अप्रत्यक्ष रूप से बातें कर रहे हो, झूठ, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से आप झूठ बोल रहे हो फोन पे कि आप घर पे हो और फोन पे बोल रहे हो मैं बाजार में हूँ, झूठ बोलना सीख रहे हो। तो बहुत सारी चीजें, कुछ लोग क्या रहेंगे अपने ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से तरह तरह का सामान लेकर के आते हैं, स्टेशनरी का सामान चोरी करके ले आते हैं, स्कूल से अपनी ऑफिस से, कहीं ना कहीं भी रहेंगे, जहाँ कहीं भी नौकरी कर रहे होंगे, जहाँ कहीं भी ड्यूटी कर रहे होंगे। कोई बैंक में काम करता है, पेज ले जाता है कुछ, कोई पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, कुछ लिफाफे घर ले जाता है, कुछ भी। कोई XYZ यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन बच्चे सीख रहे हैं चोरी करना। ऐसे ही आप अप्रत्यक्ष रूप से झूठ किसी और से बोल रहे हो, आपके बच्चे सीख रहे हैं। कुछ माँ बाप शराब सिगरेट पिएंगे, बच्चे को पता है, बच्चा कैसे सीख रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है, अच्छा ये ऐसा है। इसलिए कई सारे छोटे बच्चे होंगे जो उनके जाने के बाद उनकी नकल करेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? परिवार से जो मूल्य मिले हैं, इनका इफेक्ट क्या रहेगा? हमने ये देख लिया कि भाई कब सिखाए जाते हैं, कौन कौन से तरीकों से सिखाए जाते हैं, कौन कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई जो मूल्य जो हम सिखाते हैं, इनका प्रभाव, इफेक्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है। तो इनका प्रभाव क्या होता है, परिणाम क्या होता है? तो लगभग ये जीवन पर्यंत इनका प्रभाव रहता है, लाइफ टाइम इनका इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था, इसमें एक दार्शनिक का नाम और लिख लो, C.V. मैकफर्सन। एक दार्शनिक हुए और उनका यह कहना है कि जिनके पास जितने कम संसाधन होंगे, जैसे समाज में संसाधनों का बंटवारा समान नहीं है, और उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि जो मूल्य जो सीखे परिवार में, जब बचपन में जो मूल्य सीखे, जैसे निम्न वर्ग के लोग ज्यादा अपराध करते हैं तो उनको देख करके बच्चे भी क्या हो जाते हैं, उसी तरीके के अपराध करने की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इनका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, परिवार से जो मूल्य मिले होते हैं इनको बदलना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, नहीं बदला जा सकता, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। और हमने कलाम साहब का, गांधी जी के उदाहरणों से इसको समझा भी था। आप चाहो तो अपने खुद के उदाहरण से भी ये बात समझ सकते हो ना। चलिए, रोल ऑफ फैमिली हो गई। अब हम देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शिक्षण संस्थानों का रोल इसमें क्या है। इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज में, मूल्यों को सिखाने की प्रक्रिया में क्या है, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो शैक्षणिक संस्थाएं कब सिखाती हैं, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बच्चा 3 से लेकर के, और लगभग आप कर लो इसमें 13-14 तक कर लो। फिर जो दूसरा जो प्रोसेस आएगा, फेज जो रहता है, वो भी 13-14 से लेकर के और 21 तक कर सकते हो आप। 2 फेजों में यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे स्कूल में सीख रहे हैं और यहाँ पे एक तरीके से आप कॉलेज कर लो। राइटिंग बहुत खराब है मेरी, है ना, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं मार्कर से नहीं लिखता। इसके पीछे मार्कर से भी लिख सकते हैं, मार्कर से और गंदी आती है। चलिए, यहां पे यदि आप देखोगे तो इस उम्र में क्या होगा, बच्चे एक तो कहां से सीख रहे हैं, माँ बाप से तो सीख ही रहे हैं, फैमिली से तो सीख ही रहे हैं, साथ में स्कूल में भी सीख रहे हैं, और साथ में उनका जो पीयर ग्रुप है, उन बच्चों का जो ग्रुप है छोटा, उनके जो यार दोस्त हैं, उनसे भी सीख रहा है। तो है क्या, देखिए, सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक हुए, सिगमंड फ्रायड, हालांकि उसको बहुत से लोग सिगमंड फ्रॉड भी कहते हैं, उसकी आलोचना करने वाले,
लेकिन सिगमंड फ्रायड एक हुए, मनोविज्ञान की दुनिया को पूरा हिला करके इन्होंने रख दिया था। बहुत गहरे रिसर्च इन्होंने कहा किए थे। तो इन्होंने एक जो बात कही, इन्होंने क्या कहा था क्या कि पिता बच्चे के लिए छोटा ईश्वर है। पिता बच्चे के लिए ईश्वर का छोटा रूप है, ईश्वर का छोटा रूप है। क्यों कहा था ये उन्होंने? बच्चा छोटा होता है, वो देखता है कि उसके पिता को हर चीज का ज्ञान है, उसको लगता है कि उसके पापा को सब आता है, उसके पापा से कुछ भी पूछो, हर चीज का जवाब उसके पापा को आता है। कुछ भी ताकत वाला काम भी होगा तो भी उसके पापा कर देंगे। बाजार से पापा कुछ भी लेकर के आ जाते हैं, भारी से भारी सामान उठा करके ले आते हैं। घर में भी भारी सामान उठाने के लिए मम्मी पापा को ही बुलाती है। घर में पापा की ही बात चलती है, पापा से पूछ करके ही सारे काम हो रहे हैं। घर में कि खाना कब बनेगा, पापा से पूछ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। बच्चे को लगता है यार मेरा बाप वास्तव में कितना बड़ा ज्ञानी है कि गूगल को भी नहीं पता पर मेरा पापा को पता है। तो पिता को क्या मानते हैं? वो बहुत बड़ा ईश्वर का छोटा रूप मानने लग जाता है। सिगमंड फ्रायड थे, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, मनोचिकित्सक थे। ये साइकोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़े इन्होंने अनुसंधान किए अपने जीवन के। चूंकि यहूदी 1939 में ये के आसपास थे, हिटलर के आसपास, तो ऑस्ट्रिया छोड़ करके चले गए थे ये, और यहूदी थे तो इस वजह से हिटलर का आतंक था तो चले गए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में से ये कैंसर वगैरह से इनकी डेथ हुई। इनकी एक शिष्य थी, या इनकी परंपरा को जो आगे बढ़ाया था वो किसने बढ़ाया था? नैन्सी कुडोरो ने। नैन्सी कुडोरो, स्पेलिंग दिक्कत हो सकती है ना, नैन्सी कुडोरो। नैन्सी कुडोरो ने इनके जो सिद्धांत जो इन्होंने दिए वो बढ़ाए थे। इनका जो प्रमुख सिद्धांत था वो क्या थे? एक तो इलेक्ट्रा इन्होंने दिया, एक इडिपस इन्होंने दिया। इडिपस, इलेक्ट्रा और इडिपस दिया था। इलेक्ट्रा मतलब क्या होता है कि जो डॉटर जो रहेगी वो फादर से प्रेम, फादर उसका फर्स्ट प्रेम होता है, और जो सन जो होता है उसका मदर उसका फर्स्ट प्रेम होता है। ये बात इन्होंने कही थी। और एक ग्रीक कहानी थी एडिपस नाम के एक राजा की, कि बचपन में ही ये अपने माँ बाप से अलग हो गया, फिर भविष्य में एक बड़ा सेना नायक बन गया, राजा बन गया। तो इसने क्या किया था कि अनजाने में अपने पिता को मार दिया था और अपनी माँ से शादी कर ली थी। तो अनजाने में ये हुआ, बाद में जब इसको पता चला तो इसने सुसाइड कर लिया। तो ये कहानी चलती है ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक कहानियों में, ये कहानी आती है, ग्रीक पौराणिक कथाएं आप कह सकते हो। तो वहां से इन्होंने एडिपस ये कैरेक्टर लिया और इलेक्ट्रा कैरेक्टर लिया। इसीलिए आप देखोगे कि बेटी पिता के ज्यादा करीब होती हैं और बेटे जो होते हैं वो माँ के ज्यादा करीब होते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है कि मेरा पिता ईश्वर का छोटा रूप है, ये सारी की सारी उसको ऐसा लगता है। लेकिन जब यही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बचपन में उसको ऐसा लगता है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो टीन एज में आता है, टीन एज किसे कहते हैं? 13 to 19, जिसके अंत में टीन आता है उसको। वैसे टीन नाम की एक मूवी भी है अमिताभ बच्चन की, आपने देखी हो तो। टीन एज 13 to 19 इस उम्र में आता है ना, तो उसको पता चलता है कि उसके पिता जो हर बात पे ज्ञान देते थे उसको, उनमें से कई सारा ज्ञान ऐसा था जो कि झूठा था। वो झूठी बोल देते थे उसके पिताजी। उसको बड़ी कोफ तोड़ने लगी अब कि यार मेरे पिता मुझसे झूठ बोलते थे, वो झूठा ज्ञान देते थे, उनको पता ही नहीं था। इस समय जो उम्र होती है ना, इसीलिए इस उम्र में जो इस उम्र वाले बच्चे जो रहेंगे वो माँ बाप से क्या कर देते हैं, खासकर पिता से विद्रोह कर देते हैं। अब उनको माँ बाप की किसी बात पे भरोसा ही नहीं रह जाते, तो झूठ बोलते थे। इन्होंने तो ये बताया था, जबकि ये तो ऐसा है ही नहीं। इन्होंने तो ये बताया था, ऐसा तो है ही नहीं। और उस पर बहुत ज्यादा अविश्वास हो जाता है। क्या हो जाता है? पिता पर अविश्वास आता है। और जब अविश्वास आता है ना, तो वो क्या करता था? अपना रास्ता खुद चुनने की कोशिश करता है। अपना रास्ता खुद चुनने की कोशिश करता है। एक तो ये बात हो गई। अब आइए टीचर की बात। टीचर में भी पापा वाली बात लागू है।
छोटा बच्चा टीचर को क्या मानता है? भगवान की तरह मानता है। छोटे बच्चे जो रहेंगे ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ने वाले, उनके लिए उनका टीचर, मैम जो कह देंगी सच है। माँ बाप क्या कहते हैं वो सच हो चाहे नहीं हो, जो पढ़ाने वाली चीजों में जो मैडम ने कहा है ना, वो कहा है तो एकदम सच ही होगा। तो ऐसी टीचर है, लेकिन टीचर भी क्या देता है? केवल ज्ञान देता है। और जब कई बार वो टीचर को भी ये देखता है कि टीचर जो ज्ञान दे रहा है वो खुद तो वैसा कर नहीं रहा, तो उसको टीचर में भी, टीन एज में आकर के टीचर पे भी उसको क्या हो जाता है? अविश्वास हो जाता है। लेकिन इसी उम्र में ऐसा भी होता है कि जिस टीचर पर उसका भरोसा जम जाता है वो उसको अपना रोल मॉडल भी बना लेता है। क्योंकि टीनेज में क्या होती है? रोल मॉडल बनने की प्रोसेस शुरू होती है किसमें? टीनेज में ही। तो कई बार कुछ टीचरों पे उसका भरोसा ऐसा जम जाता है जो उसको रोल मॉडल बना लेता है, या फिर कुछ नए टीचर जो कि उसको टीनेज में मिले होते हैं उनको अपना रोल मॉडल बना लेता है। तो ऐसे वो सीख रहा है। स्कूलों में भी और माँ बाप से, स्कूलों में भी बच्चे कैसे मूल्य सीख रहे हैं? दोनों प्रकार के मूल्य सीख रहे हैं। अच्छे मूल्य भी सीख रहा है और कुछ खराब मूल्य भी सीख रहा है। खराब मूल्य कैसे सीख सकता है? जैसे कोई बच्चा मदरसे में पढ़ा है या किसी प्रकार के और किसी धार्मिक स्कूल में पढ़ा है, तो उसका एक विशेष धर्म के प्रति जो बातें होंगी उन पर ज्यादा भरोसा हो जाएगा, ज्यादा विश्वास हो जाएगा। और यदि उस स्कूल में किसी दूसरे धर्म के प्रति नेगेटिव बातें बताई जाती हैं तो वो उसके मन में बस जाएंगी। या फिर स्कूल कैसा है, जैसे केवल लड़कों का स्कूल है या केवल लड़कियों का स्कूल है, तो लिंग भेद उनके मन में आ जाएगा। या फिर कोएड स्कूल भी है, लेकिन कोएड ऐसा कोएड है कि इस नाम के लिए कोएड है, जहां पे लड़के लड़कियों को आपस में बात करने की भी परमिशन नहीं है। तो वहां पर, जैसे कि मैंने बीएड एक डिग्री की, बीएड बैचलर इन एजुकेशन होती है, तो जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था ना, वहां पर लड़के और लड़कियों पर बात करने पर प्रतिबंध था। लड़के लड़के आपस में बात नहीं कर सकते बीएड करते समय, बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा स्नातक। और वो कब होती है? ग्रेजुएशन करने के बाद। यानी कि उस समय सारे लोग जो है वो 20 से ऊपर के होंगे। लेकिन वहां पे यदि कोई बात करता था तो टोक देते थे, नियम बना दिया था। पार्क में कोई बैठा हुआ नहीं देखना चाहिए कॉलेज में। क्लास में हालांकि कर लेते थे, वो 24 घंटे कोई सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं थे, बट लोग तो अपनी गतिविधियां तो उस उम्र में लोग कर ही लेते हैं जो उनको करना होता है, ठीक है। तो पर नियम ये बना हुआ था, और जब ये नियम बना हुआ था तो भाई आप किसी भी चीज को कितना दबाओगे? स्प्रिंग है, जितना दबाओगे उतना उछलेगी। इससे बेहतर है कि कुछ चीजों को लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। तो दोनों अच्छे और खराब मूल्य, लिंग भेद हो गए, जातिगत भेदभाव हो गए, और भी सांप्रदायिकता हो गई, इस प्रकार के मूल्य सीख देते हैं। अब रही बात कि अच्छे मूल्य दोनों हो गए, कॉलेज में जब हम बात करते हैं तो कॉलेज में ज्यादातर बच्चे कैसे मूल्य सीखते हैं? व्यावसायिक मूल्य ज्यादा सीखते हैं। प्रभाव इनका कैसा रहता है? तो इनका प्रभाव भी जीवन भर रहता है, लेकिन ये उतने स्थायी नहीं होते जितने कि बचपन वाले होते हैं। तो इनको भी हल्का फुल्का कुछ हालांकि स्थिर होते हैं, बदलना इनको भी मुश्किल है, लेकिन बदला जा सकता है। क्लियर है? और किसी प्रकार का कोई डाउट उसमें हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोसाइटी से कैसे सीखते हैं। समाज की भूमिका क्या है मूल्यों को सिखाने में? रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। समाज की भूमिका, समाज की भूमिका, रोल ऑफ सोसाइटी। क्या होती है समाज की भूमिका? तो समाज, एक तो हम वही देखेंगे कि भाई कब सिखाता है। तो समाज भी जो है वो 6 साल के बाद लगभग सिखाना शुरू कर देता है। 6 साल के बाद भी सोसाइटी क्या करती है? आपको सिखाना शुरू कर देती है। 6 से नहीं तो आप ये कह सकते हो कि 6 में तो खैर यार दोस्त इतने बन भी नहीं पाते, आप इसको थोड़ा 10 या 12 कर लो, चलो ठीक रहेगा, है ना। 10-12 करो, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि 6 में भी वो अपने दोस्तों से सीखना शुरू कर देता है, अपने पीयर ग्रुप से सीखना शुरू कर देता है,
बट वो ठीक है, 10 बार ऐसे सीखता रहता है। अब ये भी क्या करता है कि डिपेंड करता है, देखो समाज में किस उम्र से बच्चा सीखना शुरू करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि बच्चा किस प्रकार के समाज में रह रहा है, किस प्रकार के समाज में रह रहा है। समाज में कई प्रकार के हो रहे हैं ना, एक है जैसे कि ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज में बच्चे का बहुत जल्दी समाज के साथ संवाद स्थापित हो जाएगा। ऐसे ही छोटे शहरों में भी हो जाएगा, छोटे शहरों में थोड़ा कम होगा लेकिन हल्का फुल्का होना शुरू हो जाएगा। और मेट्रो शहरों में तो, मेट्रो सिटीज में तो पूछो ही ना, फिर मेट्रो सिटीज में तो बहुत उम्र के बाद होता है, बहुत लेट होता है। कई बार कुछ बच्चे तो इतने पैम्पर होते हैं कि हो ही नहीं पाता लाइफ टाइम। जैसे ग्रामीण समाज में जब बच्चा जाएगा ना, बचपन में ही उसको 10 छोटा सा होगा ना, 10 घरों में जा रहा है वो, वहां पे सीख के आ रहा है, वहां सीख के आ रहा है, वहां सीख के आ रहा है। इसलिए आप देखोगे कि ग्रामीण समाज में जो बच्चा होगा ना, वो जितना बच्चा बहुत कम उम्र में क्या सीख जाएगा, गाली देना सीख जाएगा, क्योंकि वो सिखा देते हैं आसपास के लोग। वो तोतली आवाज में बोलता है कि चल मैं तेरे लिए टॉफी दूंगा, इसको ऐसे बोलते, तल ताले, चल साले, वो बोलेगा तल ताले, लोग हंसेंगे, हाँ हाँ उसको देंगे। या दूसरों के निकनेम से बुलाना शुरू करेंगे, लोगों के निकनेम होते हैं ना, इसको बोलते कालिया, अप्रत्यक्ष रूप से सिखा रहे हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। इसको बोलते हैं टेढ़ी नाक वाले, कुछ भी वो अपनी तोतली आवाज में बोलता है, तालिया, तल्लू, कुछ भी बोल देगा और लोग हंसेंगे, ताली मारेंगे, उसको बड़ा मजा आएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से सिखाएंगे। छोटा बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, क्योंकि ग्रामीण समाज बचपन में ही ज्यादा संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया। छोटे शहरों में उतनी जल्दी छोटे शहरों में थोड़ा सा लेट होगा ग्रामीण समाज से, और बड़े शहरों में तो, मेट्रो सिटीज में तो बहुत लेट होगा। लेकिन एक दूसरी चीज भी है, जैसे कुछ समाज ऐसे होंगे, कुछ परिवार ऐसे रहेंगे, अपने बच्चों को कभी भी क्या नहीं दिखाएंगे, फिल्मों से दूर रखेंगे, टीवी से दूर रखेंगे, मोबाइल से दूर रखेंगे। हालांकि आजकल तो मोबाइल से दूर रखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, इंटरनेट से दूर रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, फिल्म देख ली ना बच्चा बिगड़ जाएगा, टीवी देख ली बच्चा बिगड़ गया। जैसे हमारे यहाँ कहते भी है ना कि भाई टीवी बिगड़ गई तो बच्चों ने बिगाड़ी है, बच्चे बिगड़ गए टीवी ने बिगाड़े। आजकल मोबाइल के बारे में कहते हैं कि मोबाइल बिगड़ गया बच्चों ने बिगाड़ दिया, बच्चे बिगड़ गए मोबाइल ने बिगाड़ दिया। पर फिल्में, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब क्या है, साहित्य का ही एक दूसरा रूप है। और हमारे समाज में जो हो रहा है वही बता रहे हैं। तो समाज के साथ एक तरीके से संवाद स्थापित करने का तरीका है, मूल्य सीखने का तरीका है। पर बहुत से लोग इनको बिल्कुल नहीं सिखाते, और जब नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चा बहुत सारे मूल्य जो है वो सीख ही नहीं पाएगा। और कौन सारे मूल्य, जैसे एक विविधता का जो मूल्य रहेगा, कोई विविधता की वैल्यू होनी चाहिए। विविधता की वैल्यू का मतलब कि भाई जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे समाज भी है, जैसे हिंदू है वैसे मुस्लिम है, जैसे मुस्लिम है वैसे सिख है, जैसे सिख है वैसे ईसाई है, सब बराबर है, सब एक जैसे हैं। हर एक व्यक्ति देखने में ही तो अलग है, अंदर से तो सब इंसान एक जैसे ही हैं। उनकी विचारधारा है, उनकी सोच, विचारधाराओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट वैसे इंसान की जो मूलभूत जो मूल्य है, जो मूल्य है आधारभूत, वो तो सेम ही है। उनकी सोच वैसी है, उनकी भावनाएं वैसी ही हैं। ऐसा होगा। अब क्या होगा कि कुछ बच्चों को केवल एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, एक ही फैमिली में रहेगा, एक ही समाज में रहेगा, उसको कभी विविधता देखने को ही नहीं मिलेगी। जब विविधता ही देखने को नहीं मिलेगी तो वो सीख नहीं पाएगा। तो उससे उसमें सांप्रदायिकता आ सकती है, रंगभेद आ सकता है, जातिभेद आ सकता है, बहुत सारी दूसरी चीजें वो सीख सकता है। अब बच्चा सीखता कैसे, जैसे मोहल्ले में सीखता है, आस पड़ोस में सीखता है। अब डिपेंड करता है कि वो मोहल्ले में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, विविधता कितनी है, मोहल्ले में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं। देखिए समाज कहते किसे हैं, समाज का नाम क्या है? तो समाज क्या है? विभिन्न समुदायों के समुच्चय को समाज कहते हैं। विभिन्न समुदायों के समुच्चय को समाज कहते हैं। और ज्यादा विस्तृत लिखनी है, हर चीज लिखनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि खानदान, आस पड़ोस, मोहल्ला, यानी कि विभिन्न समूह और
विभिन्न समुदायों के समुच्चय को समाज कहते हैं। विभिन्न समुदायों और विभिन्न समूह और विभिन्न समुदायों के समुच्चय को समाज कहते हैं। तो समाज आपको कहां कहां दिखेगा? बाजार में दिख रहा है, मॉल में दिख रहा है, सिनेमा में दिख रहा है, गली में दिख रहा है, मोहल्ले में दिख रहा है, विद्यालय में दिख रहा है, उसका जो पीयर ग्रुप है उसमें दिख रहा है, इन सब जगह दिख रहा है। मेले हो गए, हाट बाजार हो गए, ग्रामीणों में हाट बाजार खूब लगते हैं, सब जगह हो रहा है। जो बच्चा जितनी ज्यादा जगहों पर घूमेगा, जितनी ज्यादा जगहों पर वो जाएगा, उतनी ही ज्यादा उसमें विविधता आएगी, और विविधता आएगी तो वो उतने ही ज्यादा मूल्य सीखेगा। जो बच्चा जितनी लिमिटेड रहेगा वो उतने ही कम मूल्य सीख पाएगा, क्योंकि उसका उतना ज्यादा सोशलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि समाज के साथ संवाद किसी का कितना है इस पे डिपेंड करता है ना, समाज के साथ इंटरेक्शन कितना है। कुछ बच्चे जीवन में बाजार नहीं गए, समाज से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है उनका, कैसे सीखेंगे? बहुत सारे मूल्य नहीं सीख पाएंगे। एक बच्चा है शुरू से ही बाजार जा रहा है, अपनी पसंद की चीज खरीद रहा है, खुद अपनी मर्जी से खरीद रहा है, वो वहां पर वो भी देख रहा है कि जो वो कहते हैं ना कि यार वो पैसे कम कराने की जो बात जो होती है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं उससे मैं भूल रहा हूं शब्द, वो भी कर रहा है, तो ये सीख रहा है। कुछ बच्चे बाजार जा रहे हैं, मार्केट सब्जी लेने जा रहे हैं, वो सीख रहा है। मॉल में घूमने जा रहे हैं, तरह तरह के हर प्रकार के लोगों को देख रहा है, तो विविधता का मूल्य सीख रहा है, वो समानता का मूल्य सीख रहा है, सम्मान का मूल्य सीख रहा है। सिनेमा में देख रहा है तो और भी कई प्रकार के मूल्य वो सीख रहा है, गली मोहल्ले में सीख रहा है, विद्यालय में देख रहा है, अपने पीयर ग्रुप में देख रहा है। तो समाज का आप पर कितना प्रभाव है या आप कैसे व्यक्ति हो, इसका प्रभाव इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने विविधतापूर्ण माहौल में रहे हो। आपका कभी जीवन भर कोई दूसरे धर्म का मित्र ही नहीं रहा। जैसे मान लो कि मैं मुस्लिम हूं और मेरा जीवन भर कोई हिंदू धर्म का कोई मित्र ही नहीं रहा, कोई नहीं रहा, तो मेरी नजर में हमेशा से क्या रहेगा, जैसे किसी ने, परिवार ने, समाज ने, सोसाइटी ने भर दिया कि तो काफिर होते हैं, तो वही दिमाग में बसा रहेगा। लेकिन मान लो कि मेरे मित्र हैं, हिंदू मित्र भी है, मेरा मुस्लिम मित्र भी है, क्रिश्चियन मित्र भी है, सरदार भी मित्र है, जैनी भी है, पारसी भी है, सब एक दूसरे के घर भी जाते हैं, तो विविधता का मूल्य सीख रहे हैं, सम्मान का मूल्य सीख रहे हैं, सांप्रदायिकता से दूर हो रहे हैं, जातीयता से दूर हो रहे हैं, शेयरिंग का मूल्य अपने आप सीख रहे हैं, समानता का मूल्य अपने आप सीख रहे हैं, स्वतंत्रता का मूल्य अपने आप सीख रहे हैं। तो ये सारा का सारी चीजें जो है वो समाज डिपेंड करेगा कि आप कितने विविधतापूर्ण समाज में रह रहे हैं। यदि आप एक ही प्रकार के समाज में रहे तो आप एक ही प्रकार की चीजें सीखोगे, आपका मस्तिष्क उतना बड़ा ही नहीं हो पाएगा, आप जो बड़े बड़े जो मूल्य होते हैं वो सीख ही नहीं पाएंगे। कुछ बच्चों को माँ बाप इस हद तक प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं कि वो बेचारे स्वावलंबन का मूल्य कभी नहीं सीख पाते, परोपकार का मूल्य सीख ही नहीं पाते। कुछ बच्चे कभी भी आत्मनिर्भर कभी बच्चे हो ही नहीं पाते। जैसे जो विदेश हैं, पश्चिमी सभ्यता में बच्चों को बहुत जल्दी पैरों पे खड़ा कर दिया जाता है, आत्मनिर्भर। हमारे यहाँ क्या है, बच्चा 30 साल का हो गया, 35 साल के लोग तैयारी करते रहते हैं सरकारी नौकरी की। किस पे डिपेंडेंट है? फैमिली पे डिपेंडेंट है, माँ बाप पे डिपेंडेंट है। तो स्वावलंबन का मूल्य वो सीख ही नहीं पा रहे, मेहनत का मूल्य नहीं सीख पा रहे। जैसे भारतीय सोसाइटी में अब तो खैर ये मूल्य थोड़ा बदलने लग गया। अभी से कुछ समय पहले तक एक मूल्य था, कामचोरी का मूल्य है, इतना ज्यादा बढ़ गया पूछो ना। इसीलिए हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों की तरफ इतनी ज्यादा होड़ है कि कामचोरी का मूल्य बहुत ज्यादा है, रिश्वत का मूल्य बढ़ गया, नैतिक मान लिया रिश्वत को। और समाज में उन नौकरियों की ज्यादा वैल्यू करेंगे जिनमें रिश्वत है, जिनमें रिश्वत नहीं है, जिनमें पैसा कम कमाते हैं, उनकी उतनी कम वैल्यू रहेगी। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो कि हम क्या करते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का एक ही समुदाय से परिचय है तो वो एक ही तरफ सोचने वाला व्यक्ति बन जाएगा, और किसी का कई प्रकार के समुदायों से, धर्मों से, समाजों से परिचय है तो वो समानता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, परोपकार, आत्मनिर्भरता ये सब सीखेगा। ये सब मूल्यों के पर डिपेंड करता है कि वो कितने स्थिर होंगे, कितने स्थिर नहीं होंगे। ये डिपेंड करता है कि वो किस उम्र में सीखे जा रहे हैं।
तो उम्मीद है कि जो आप समाज की भूमिका जो है, परिवार की भूमिका जो है, फैमिली की भूमिका जो है, वो आप अभी तक सीख पाए होंगे। ठीक है। एक शब्द होता है समरूप, हेट्रोजेनस उसको हम कहते हैं, और एक होता है हिट्रोजेनस। एक तो होता है होमोजीनस, एक होता है हिट्रोजेनस। होमोजीनस यानी समरूप, हेट्रोजेनस यानी कि विषम रूप या असमरूप। जो एक ही तरह के समाज में रहेगा, एक ही तरह की चीजें सीखे रहेगा, अलग अलग तरीके के समाज में रहेगा, अलग अलग तरह की चीजें सीखेगा, विविधता उसमें आएगी। जैसे जिन बच्चों के माँ बाप का ट्रांसफर होता रहता है, वो उनके साथ घूमते रहते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, वो रिजिड नहीं रहेंगे, रूढ़िवादी नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के समाजों में रहे, और जो एक ही तरीके के रहे हैं वो उसी प्रकार के बन करके रह जाते हैं। नहीं ये काम ऐसे ही करते हैं, अरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो क्या करेंगे, किसी एक प्रकार के समाज को देख, अरे इनके यहाँ शादी ऐसे होती है, अरे ये तो ऐसे खाना खाते हैं, अरे ये तो ऐसे। अरे भाई सबका अपना अपना तरीका होता है, एक ही तरीका फिक्स थोड़ी कर दिया गया है। लोग हंसेंगे, वो कैसे लोग हंसेंगे, जो एक ही समाज में हमेशा से रहे ना, वो दूसरे समाज की प्रक्रियाओं को देख करके हंसेंगे। लेकिन जिसको पता है कि हर समाज का अपना अपना तरीका होता है, वो सबका सम्मान करता है, वो रेस्पेक्ट की वैल्यू सीखेगा कि प्रत्येक कल्चर का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये टॉपिक मेरी तरफ से यहीं खत्म होता है। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज आप जो है वो पूछ सकते हैं। अब हमने जो पहली परिभाषा जो पढ़ी थी हमने इसकी नैतिकता की, कि भाई नैतिकता क्या है। नैतिकता वो सामाजिक व्यवस्था है जो नैतिकता वो सामाजिक व्यवस्था है जो समाज में मूल्यों को स्थापित करती है, मूल्यों को निर्धारित करती है, और उन मूल्यों के प्रतिमान निर्धारित कर उनके जैसा आचरण करना भी सुनिश्चित करती है। तो दो शब्द इस परिभाषा में आते हैं, और वो आते हैं हमारे, एक तो आचरण। मूल्य कैसे प्रदर्शित होंगे? आपके आचरण से, और जो आचरण आप कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमान। आचरण को कहेंगे कंडक्ट, और प्रतिमान को क्या कहते हैं? नॉर्म्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? कंडक्ट क्या होता है, आचरण क्या होता है, और नॉर्म्स प्रतिमान क्या होते हैं। मूल्य अमूर्त होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो जब अमूर्त होंगे तो किसी ना किसी प्रकार से तो मूर्त करेंगे, तो प्रतिमान। जैसे सम्मान है, और सम्मान का मूल्य क्या बना दिया? पैर छूना। तो पैर छूना क्या है? प्रतिमान है। और पैर छूना और सम्मान का ये आचरण करना, करके दिखाना क्या है? आपका आचरण है। तो ये प्रतिमान है, ये आचरण है। तो आचरण और प्रतिमान क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपके जो भी कोई सवाल हो तो प्लीज सवाल जरूर पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी कोई आपके डाउट हो, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट किसी भी तरीके का हो, आप पूछिए। हर प्रकार के सवालों का, डाउट का जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए फिर, धन्यवाद, नमस्कार, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिएगा, और प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी कोई सवाल किसी भी तरीके का हो तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।